अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन जो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का बनता है चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं जो कि प्रीवियस बोर्ड्स में आए हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू हल करने लगे। पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या शो करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं जिन्हों के इस एक्सिस पे वेलोसिटी और इस एक्सिस पे टाइम लेते हैं और कहता है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंक्लाइंड हो, यानी इस तरह से बने, ऐसी लाइन को बोलते हैं स्लोप। तो आप लोगों ने पढ़ा कि ये स्लोप आपको क्या फराहम करती है। ये स्लोप फराहम करती है आपको एवरेज एक्सेलरेशन। यानी अगर ये स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लें तो आप असल में किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर हम यही वाला कोई आंसर इसका ढूंढेंगे। डिस्टेंस कवर्ड टूटती है नहीं जी, डिस्टेंस कवर्ड नहीं। एवरेज फोर्स नहीं। एवरेज एक्सेलरेशन जी, यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। आ गया जी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद कांस्टेंट रेट द एक्सेलरेशन इज। कहता है बॉडी की वेलोसिटी चेंज तो होती है लेकिन किस रेट पे, कांस्टेंट रेट पे। इसका क्या मतलब है, मसलन देखें जरा, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था ए, और मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर आपकी बॉडी की वेलोसिटी थी 0 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पर आपकी बॉडी की वेलोसिटी थी 0 मीटर्स पर सेकंड, और जब आपकी बॉडी थोड़ा सा आगे मूव कर गई, मैं मान लेता हूँ बॉडी की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर्स पर सेकंड, और जब बॉडी और आगे मूव कर गई तो मैं मान लेता हूँ बॉडी की वेलोसिटी होगी 20 मीटर्स पर सेकंड। अब देखें कि तीनों केसेस में बॉडी की वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, शुरू में 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितनी होगी 10। तो कितना फर्क आया 10 का, फिर 10 थी और 10 से कितनी होगी 20, तो कितना फर्क आया 10 का। यानी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन कितना कितना फर्क आ रहा है 10 का। कैसा चेंज आ रहा है, कांस्टेंट रेट आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है, कांस्टेंट रेट वाला चेंज आ रहा है। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपकी एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट, क्योंकि जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही हो, यानी बराबर वेलोसिटी चेंज हो रही हो बराबर टाइम में, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाता है। जब बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, यानी यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। अगला एमसीक्यू है जी, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है। दोबारा से ग्राफ वाला सवाल, इस एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हैं, इस एक्सिस पे टाइम, और हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, जरा ध्यान इधर हो सबका। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वेलोसिटी में बराबर चेंज आएगा बराबर टाइम में, तो इस केस में ग्राफ बिल्कुल लीनियर बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है जी, तो ऐसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो पैराबोला इस तरह से होता है, इस तरह से ये पैराबोला होता है। तो क्या आपका ग्राफ ऐसा बना है, नहीं ऐसा नहीं बना। फिर आगे कहता है हाइपरबोला। हाइपरबोला आपके पास थोड़ा और कर्व होता है इस तरह से, ग्राफ ऐसा बना है नो। और आगे हमारे पास है कर्व, तो कर्व का मतलब भी ऐसे गोल ग्राफ, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ब्लू कलर से हम लगा रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर दैट मस्ट बी द स्ट्रेट लाइन। अगला है जी द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, ये आपने देखना है। फिर दोबारा से वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी पी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। मसलन ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया और इसके नीचे का जो एरिया है, तो आप लोग अपनी क्लास लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये उसके नीचे का जितना भी एरिया है, दिस एरिया प्रोवाइड्स यू व्हाट। ये एरिया आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एरिया असल में स्क्वायर है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू विड्थ, और एरिया आपको देगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। यानी एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स यू द डिस्टेंस, ये आपने याद रखा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर ब्लू से लगाएंगे, क्या बनेगा इसका एग्जैक्ट आंसर, डिस्टेंस। आ गया जी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्क्राइब्स अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको क्या मिलता है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास का आंसर, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ इट्स। किसी भी कार की एवरेज एक्सेलरेशन
किसी खास टाइम इंटरवल से आप किस स्लोप से देंगे, यानी किस ग्राफ की स्लोप से देंगे। तो अभी देखो एक्सेलरेशन किस ग्राफ की स्लोप से आ रहा था, वेलोसिटी टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जहां भी होगा वो आपके पास आंसर। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज। कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बना है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पर वो कहता है जी आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस लाइन है। मसलन ये आपके पास वेलोसिटी, इस तरफ को टाइम, और ये लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो ये टाइम एक्सिस है और टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। तो कहता है बताएं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ये तो ऐसा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। ये किसका ग्राफ है, ये तो ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी का। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ आए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो यू नो कि एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाती है, एक्सेलरेशन बराबर हो जाती है जीरो के। तो यहाँ पर मेरे पास असल आंसर क्या बनेगा, एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो भी जीरो वाला आंसर है उसको हम टच कर देंगे। वेयर इज when the velocity time graph is straight line parallel to time axis then acceleration is zero। C वाला ऑप्शन आ गया जी। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट रिप्रेजेंट्स, वही बात के वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर है तो फिर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस। When a body is moving with uniform velocity, जो बॉडी किससे मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इट्स स्पीड चेंजेस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो स्पीड तो चेंज नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस नहीं। देखो आप सबने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और वेक्टर के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए। यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, और डायरेक्शन चाहिए। और जब वो कह रहा है कि आपकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, इसका मतलब आपका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसका मतलब आपकी डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट। सो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। बेटा जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन पे भी कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला। तो ये क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस। तो आपको पता है इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, और यहाँ से जब बॉडी मूव करके जा रही होती है तो यहाँ से लगातार बॉडी का क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और आपने पढ़ा है v का फार्मूला, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी जहां भी हो वहां पर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगा। तो चार्ली ऑप्शन है सी। When average velocity becomes equal to instantaneous, then body is moving with। क्या कह रहा है, कह रहा है जब बॉडी की एवरेज वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज, बराबर हो जाए किस वेलोसिटी के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो बॉडी कैसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। बेटा ये केस आप लोग ने क्लास में पढ़ा होगा, वैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो तब बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर क्या लगाऊंगा, इसका आंसर लगाऊंगा बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। आ गया जी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा आप सबने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला था। डेल्टा वी यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके, मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक मिनट जी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर्स, जो वेलोसिटी का यूनिट था ऊपर मीटर्स पर सेकंड, और ऊपर वाला सेकंड, नीचे +1 का था ऊपर जाके -1 का, और ये जब दोनों ऐड होंगे तो बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो असल में ये किसका यूनिट निकला, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा हम उसको टिक कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलें ये हमारे पहले 12 एमसीक्यूज डन। चलें जी अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। पहले न्यूमेरिकल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्या कहता है जी, अ बुलेट शॉट स्ट्रेट अप रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकंड। बताएं इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी। क्या कहता है जी, यहाँ पर आपके पास एक बुलेट थी और ये बुलेट को आपने शॉट किया ऊपर की तरफ, और ये ऊपर अपनी हाइट पर पहुंची और वापस आ गई अपनी जगह पर, और इसको ये पूरा सफर करने में टोटल कितने सेकंड लगे, पूरा सफर करने में इसको लगे 10 सेकंड्स। तो बताएं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। चलें जी अब इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ।
यहाँ पर आपके पास एक बुलेट थी और यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिस उसको हमने ऊपर फेंका था, और इस पॉइंट पर उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल। और आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और टाइम लगा 10 सेकेंड। अच्छा ये टाइम जाने का भी है और फिर आने का भी है, लेकिन मुझे ऐसा टाइम चाहिए सिर्फ जाने का हो, तो वो इससे आधा होगा। तो सिर्फ ऊपर जाने में कितने सेकंड लगे होंगे, 5 सेकंड। तो फिर यहाँ पर मैं सेकंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ, तो अभी मैंने बताया वी एफ क्या हो गई, 0। वी आई मैंने फाइंड करनी, जमा जी की वैल्यू ऊपर जाते हुए -10, और टी की वैल्यू आप लोगों को पता है यहाँ पर टाइम हमारे पास है 10 नहीं है, 10 तो पूरे सफर का है, आधे सफर का कितना होगा, 5। अच्छा यहाँ पर वी आई इस तरफ चला गया तो नेगेटिव का हो जाएगा, और -10 इंटू 5 क्या होता है, -50, माइनस माइनस से मर गया, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी बची 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये असल में आपके पास आपका आंसर है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखें तो क्या 50 मीटर पर सेकेंड का कोई ऑप्शन है, नो। तो फिर सबसे करीबी वाला ऑप्शन देखेंगे जो कि हमारे पास कितना है, 49 मीटर पर सेकेंड, जो कि 50 के सबसे करीब है। चलें अब हम अपना एमसीक्यू नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है जी, कहता है क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन एयर, इट रिक्वायर्स 3 सेकंड टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दोबारा सेम वही बात कह रहा है कि मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है और क्रिकेट बॉल को मैंने ऊपर की तरफ हिट किया है, और ऊपर की तरफ जाने में इसको टोटल 3 सेकंड लगते हैं। बताएं इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल वही चीज है, बस इसमें आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें मैं आपको एक दफा दोबारा सॉल्व करके बता देता हूँ। ऊपर वाले पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, वी एफ मस्ट बी इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ तो 0 हो गया, वी आई आपने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू -10, टाइम लगा 3। यहाँ पर वी आई उधर चला गया तो नेगेटिव वी आई, और ये -30 बन जाएगा, माइनस माइनस से मार गया, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड बनी, 30 मीटर्स पर सेकंड। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई इसकी, विच वाज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पर जो 30 मीटर पर सेकंड है वो 29.4 है, तो हमारी बेसिक यही आंसर होगा। चलें 14 क्लियर। अब हम एमसीक्यू नंबर 15 सॉल्व करते हैं। 15 क्या कहता है, कहता है जी अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। कहता है आपके पास एक स्टोन है, उसको थ्रोन अप किया गया, कहाँ फेंका गया जी, ऊपर। मसलन ये आपके पास एक स्टोन है और इस स्टोन को आपने किधर को फेंक दिया, ऊपर को फेंक दिया, बिल्कुल यहाँ पर, और ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पर वो बिल्कुल ऊपर आ गया मैक्सिमम हाइट पर। तो बताएं कि इस जगह पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आपने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, बाकी ये कॉन्सेप्ट हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन आपने पढ़ा था कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हाइट में किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होती है जब आपकी हाइट क्या हो, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी तब 0 होती है जब आपकी हाइट क्या हो, मैक्सिमम। तो आपने याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बच्चे कहते हैं सर ये समझ में नहीं आया, हमें प्रूफ करके दिखाएं। तो यहाँ से प्रूफ कर लेते हैं। आप सबको पता है कि बिल्कुल ऊपर वाली पॉइंट पर यहाँ पर बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यू नो वेलोसिटी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर बॉल का मैस कुछ भी हो, हाफ एम, ऊपर जाके वेलोसिटी 0, तो जब ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी 0 जूल। तो यहाँ पर आपका जहां पर भी 0 आंसर हो वो आप लगा दें, ये आपका 0 है, अल्फा। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट यूजफुल फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल वेलोसिटी। तो आपने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन की एक कंडीशन है कि बॉडीज हमेशा किस एक्सेलरेशन से मूव करनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, वरना फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजफुल नहीं होगी। तो यहाँ पर नॉट यूजफुल है, नॉट यूजफुल का मतलब है वेरिएबल एक्सेलरेशन। चार्ली, a ball is allowed to free fall from a height h, it covers distance in first second equals to। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। और इसके जैसा एक और एमसीक्यू आगे भी है, तो ध्यान से समझें इसको। जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम थे जी
A ball is allowed to free fall from a certain height. It covers distance in first second is equal to. देखें आपके पास एक बिल्डिंग है मान लेते हैं, और बिल्डिंग के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ है, और ये शख्स के हाथ में एक बॉल है, और ये बॉल को फ्री फॉल करने देता है नीचे की तरफ। अब आपको पता है जब वो बॉल उसके हाथ में होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वो कहता है जी कि बताएं अगर इस बॉल को गिरते हुए 1 सेकंड गुजरा है तो इस बॉल ने नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्टेंस फाइंड करना है, बिल्कुल आसान है इसको सॉल्व करना। जरा देखें, आपने s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर तो पढ़ा होगा। अब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब ये इनिशियल वेलोसिटी 0 टी से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। इधर बचेगा s, ये वाला तो पूरा फैक्टर 0 हो गया। इधर बचा 1/2, नीचे आते हुए g की वैल्यू होती है +10, और टाइम मेरे पास कितना दिया उसने 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें ये 2 1 2 2 5 10, और जब ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 5 मीटर्स। तो पहले सेकंड में जब बॉडी फ्री फॉल कर रही हो तो कितना डिस्टेंस कवर होता है 5 मीटर। तो यहाँ पर जहाँ भी 5 मीटर होगा आप वहां पर लगा देंगे। कहता है जी इट कवर्स डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शन यहाँ पर लेदर से निकाल के लिख रहा हूँ। ऑप्शन है 2g, बी ऑप्शन है आपके पास g, सी ऑप्शन है आपके पास g/2 एंड डी ऑप्शन है आपके पास नन। इनमें से आपने सिलेक्ट करना है। आंसर तो मेरा 5 मीटर है, लेकिन 5 मीटर तो इन ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है। देखो 2 और g की वैल्यू 10, तो ये तो बनेगा 20। मेरा आंसर 5 है, ये नहीं हो सकता। g की वैल्यू 10 होती है, ये भी नहीं हो सकता। g की वैल्यू 10/2, 10/2 क्या होता है 5, तो ये आंसर है g/2। तो यहाँ पर आप जो आंसर आपको g/2 नजर आएगा ये वाला सी वाला ऑप्शन लगा देंगे। तो फिर वही एमसीक्यू आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 2 सेकंड, फ्रीली फॉलिंग बॉडी 2 सेकंड में कितना करेगी। तो इसको जरा इसका गाटा लगाते हैं, इसको बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसका ट्रिक बना लेते हैं। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला था। जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो ये वाला फैक्टर 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। s इज इक्वल टू 1/2, अच्छा g की वैल्यू क्या होती है 10, और आगे क्या लिखा है t का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि 2 1 2 और 2 5 10, तो इधर क्या बचा 5t का स्क्वायर। तो अगर आपने कभी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का डिस्टेंस कवर करना हो तो ये ट्रिक है, इस फार्मूले में पुट कर दें 5t का स्क्वायर। तो 5 और t उसने कितना दिया 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर। t तो हम देख रहे थे कि ये शॉर्ट ट्रिक निकाली मैंने, s इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर। 5 टाइम उसने दिया इस न्यूमेरिकल में 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 5 4 का क्या होता है 20। तो यहाँ से हमारे पास दूसरे सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा 20 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यू में 20 मीटर जो भी आंसर हो, 20 मीटर के करीब 19.6 है, तो ये ठीक हो जाएगा बीटा। वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 9.8 मीटर पर सेकंड, द हाइट थ्रू व्हिच इट फॉल्स इज। तो कहता है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, जब वो हिट करने लगता है ग्राउंड को तो वो कितनी है, वो है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताएं कि वो कितनी हाइट से गिरा होगा। चले कहता है जी आपके पास एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, यहाँ पर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और बिल्डिंग से ऊपर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी नीचे गिरी। यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी वो कहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बताएं कि वो कितनी हाइट से गिरा था। हाइट ढूंढनी है आपने, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। आपने पढ़ा है 2gh इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी आपने। 2 और नीचे गिरते हुए g की वैल्यू +10, हाइट मैंने फाइंड करनी है। वी एफ उसने मुझे दी 9.8, और मैं यहाँ पर 9.8 का स्क्वायर ले लूंगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। 2 × 10 क्या होता है 20, h इज इक्वल टू 9.8 का स्क्वायर लें अपने अपने कैलकुलेटर्स पे जल्दी जी। 9.8 का स्क्वायर बनता है 96.04, ये आपने याद रखना है 96.04, और ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हाइट मस्ट बी इक्वल टू 96.04 डिवाइड बाय 20। जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास जो कि आती है 4.8 मीटर, यानी ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट से गिरा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट गिरा होगा तकरीबन 4.8 मीटर से। तो यहाँ पर जो भी 4.8 मीटर्स वाला आंसर है उसको टिक कर देंगे। चार्ली ऑप्शन 4.9 है जो कि 4.8 के बिल्कुल करीब है। आगे हमारे पास है जी अब बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 हैज अ वेलोसिटी 100
इन व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डबल, कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी डबल हो जाएगी यानी 2 टाइम्स द वी हो जाएगी, 100 इंटू 2 जो कि बनेगी 200 मीटर्स पर सेकेंड। समझ आ गई? यानी आपकी वेलोसिटी 100 से कितनी हो जाएगी 200, 100 से कितनी हो जाएगी 200। तो बताएं कि इसको 100 से 200 होने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है आपने। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है, इसको हल करते हैं। देखें क्या कहता है, आप लोगों ने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था सबने, ऑफ कोर्स सबने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो एक्सेलरेशन का फार्मूला तो याद ही होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, पढ़ा था ये फार्मूला। यस। अब एक्सेलरेशन आपके पास उसने कितनी दी है 10, तो एक्सेलरेशन की जगह आएगा 10। फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी दी, ये इनिशियल, इसको बोल दें फाइनल, तो फाइनल दी 200, इनिशियल कितनी दी 100, डिवाइड बाय टाइम मैंने फाइंड करना है, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 10 टाइम्स, और यहाँ पर 200 माइनस 100 क्या होता है 100, ये 10 इस 100 से कट गया, तो टाइम कितना बचा 10 सेकेंड। यानी इतनी एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स लगेंगे। तो ये आपके पास बीटा ऑप्शन। वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, हाँ जी ये आपकी अर्थ है आपके पास, ठीक है जी, और ये अर्थ का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। तो कहता है बताएं कि सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा आपको पता है ये अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पर सवाल है सेंटर पे कितनी होगी। तो आपने याद रखना है कि अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब बच्चे यहाँ पर वजह पूछते हैं कि सर सेंटर पर जी की वैल्यू 0 क्यों होती है, तो आपने याद रखना है कि जी की वैल्यू हमेशा आती है ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी आती है मैस की वजह से। जब सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो जमीन का ये वाला आधा मैस ऑब्जेक्ट को इस तरफ को खींचेगा, और जो बाकी बचा वो आधा मैस है जमीन का, वो ऑब्जेक्ट को इधर को खींचेगा, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, जिस वजह से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 0, डी ऑप्शन। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज ऑफ डिफरेंट मैसेज allowed to freely fall, acceleration of bodies of different masses allowed to freely fall। तो आपके पास अगर ऐसी बॉडीज हैं जो फ्रीली फॉली नीचे गिर रही हो, तो उनका एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम इन डायरेक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड ओनली, डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज। नहीं डिफरेंट तो नहीं होता, मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम नहीं होता, डायरेक्शन सिर्फ सेम नहीं होती, दोनों सेम होते हैं, तो ये ऑप्शन बनेगा। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 1 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बताएं कि इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। चलें अब हम न्यूमेरिकल नंबर हल करने लगे हैं 23। तो इसको ध्यान से समझना आप लोगों ने। कहता है जी अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और कहता है जी एंड कवर्स द डिस्टेंस, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये कार 100 मीटर का फासला तय करती है इन 1 सेकेंड। कितना टाइम लगता है इसको 1 सेकेंड। तो कहता है जी फाइंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या फाइंड करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाइंड। चलें अगर नहीं हुई तो फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, ये बिल्कुल सिंपल है, वही इक्वेशन लगनी थी। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस उसने आपको बता दिया 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम आपके पास था 1 प्लस 1/2, ए की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी, और टाइम आएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप गौर करें तो 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर मेरे पास बचेगा 100, इस साइड पे मेरे पास रह गया 100, इधर मेरे पास बचा 1/2, इधर बची ए की वैल्यू, और इधर बचा 1। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है 200, इधर ए 1 से होगा तो 1 ही रहेगा, यानी आपका एक्सेलरेशन बचेगा कितना 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से इसका आंसर लगा देते हैं 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन स्ट्रेट अप एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम 0, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। कहता है जब बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो बताएं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पर आप देखें, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं।
MCQ नंबर 24 करें जी सॉल्व। हाँ जी, नहीं सॉल्व हुआ, चले मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्या कहते हैं जी, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन स्ट्रेट अप एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगी। आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने हाईएस्ट पॉइंट पर फेंका, यहाँ पर और यू नो कि यहाँ पर आके रुकता है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। कहता है बताएं एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपको पता है जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है यहाँ पर, अब ये नीचे को गिरेगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर होता है जी के, ए मस्ट बी इक्वल टू जी। और ये ऊपर बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसने नीचे को आना है और जी नीचे को एक आ रहा है। सो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सो यहाँ पर ए इज इक्वल टू जी और जी की वैल्यू होती है हमारे पास पॉजिटिव 9.8। तो यहाँ पर मेरे पास बीटा ऑप्शन बनेगा। आ गया वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉ फ्रॉम अ बिल्डिंग एट एनी इंस्टेंट। आपके पास वही बात, एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग से आपने एक ऑब्जेक्ट गिराया, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी लम्हे पर फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि शुरू में तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अब जो भी करेंगे वो फाइनली होगी। सो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यू नो वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। और क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि शुरू वाली इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगी। इधर बचेगा मेरे पास वी एफ इज इक्वल टू ए टी। तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर बनेगा सी ए टी। चलें अब हमारे पास अगले 15 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहता है जी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स। तो ये तो बुक लाइन है आपकी, इनर्शिया। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल्ड देन एक्सेलरेशन बिकम्स। देखो आपने पढ़ा है एफ इक्वल्स टू एम ए, ये रिलेशन आप सबने पढ़ा है। और कि अगर फोर्स डबल हो जाए, आपने पढ़ा है रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से साबित होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ से एक्सेलरेशन का ताल्लुक भी हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम। और वो कह रहा है कि इस रिलेशन में आपकी फोर्स बराबर हो गई है डबल हो गई है, यानी फोर्स इक्वल्स टू 2F हो गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर फोर्स 2F हो जाए तो बताएं एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन फोर्स हो गई 2F ओवर एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ और अंदर F ओवर एम लिख देता हूँ, कोई मुश्किल यहाँ तक सेम चीज है, बस मैंने 2 को बाहर लिख दिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2। अच्छा, आप जानते हैं F ओवर एम किसका फार्मूला है, ये देखो ये लिखा है F ओवर एम किसका फार्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो यहाँ से साबित हुआ मेरी एक्सेलरेशन कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना। तो आप सिंपल सी बात लिखेंगे कि एक्सेलरेशन वुड बी डबल्ड। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लगा देते हैं, एक्सेलरेशन वुड बी डबल। ये अल्फा आंसर है, बीटा नहीं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप द एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। अगर आपके पास बॉल को ऊपर फेंका जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन कहाँ को होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बॉल है, आप इस बॉल को बिल्कुल ऊपर फेंकें, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया, तो बताएं कि यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो आपने बताया कि एक्सेलरेशन तो बराबर होगी जी के, और जी की वैल्यू हमेशा किधर को होती है, नीचे को। तो इस केस में मेरा एक्सेलरेशन किधर को होगा, डाउनवर्ड्स होगा। तो ये भी आपने याद रखना है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं डाउनवर्ड्स। द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय। लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे पहले किसने बनाया, तो न्यूटन ने बनाया। मैस इज अ क्वांटिटी। मैस कैसी क्वांटिटी है, तो आप सब जानते हैं मैस एक बेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट होता है किलोग्राम। An object of mass 1 kg is moving with an acceleration of 1 meter per second square. It will experience a force. आप जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है 1 न्यूटन, F इक्वल्स टू ma। और यहाँ पर मास का यूनिट 1 kg हो और एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे पास कितने न्यूटन की फोर्स लगती है, 1 न्यूटन। तो आप सिंपल सी बात करेंगे यहाँ पर 1 न्यूटन। नो बॉडी बिगेन्स और मूव्स टू कम और रेस्ट इटसेल्फ। ये आपको पता है, बुअली इन्होंने कहा था, बुक में लिखा है। आगे आपने देखना जी, वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, ये आपके पास आप लोगों की अर्थ है और अर्थ के सेंटर पर आपने पढ़ा था कि जी की वैल्यू 0 है। और आप सब वेट को कैलकुलेट करना जानते हो, वेट इक्वल्स टू एम जी, मैस जो भी हो, जी की वैल्यू 0 है तो टोटल क्या आंसर आएगा, 0। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 0। आगे है विच फार्मूला इज ट्रू। इनमें से कौन सा फार्मूला ट्रू है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ये भी हमने यहाँ पर निकाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम। आगे हमारे पास है इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एक्सेलरेशन क्या होगी। अगर मास डबल हो जाए तो बताएं एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। कह रहा है जी मास डबल हो जाए। अब आप लोगों ने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम।
और इस केस में वो कह रहा है जी आपका मैस क्या हो जाएगा डबल, यानी m मस्ट बी इक्वल टू 2 है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू f, मैस हो गया 2m। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 f/m। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही फैक्टर आ जाएगा। अब 1/2 एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1/2 f/m, तो एक्सेलरेशन था, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो आपने याद रखना है मैस डबल होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हाफ। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा हाफ। आगे अब अ मैस ऑफ 1 kg इज फ्रीली फॉलोइंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज। अगर 1 किलो का मैस गिर रहा है तो बताएं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी। तो आपने याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट पे 1 kg के ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन की फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ गई। अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट हो तो कितने न्यूटन की फोर्स लगती है 10। 2 kg का होगा तो डबल हो जाएगी 20 न्यूटन, 3 kg का तो 30, 4 kg का तो 40। तो यहाँ पर मेरे पास 9.8 आंसर है, 10 के करीब करीब सबसे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स किसने बनाई थी, तो बुक की लाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई थी। अ मास ऑफ 5000 ग्राम मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ, ये बताएं फोर्स कितनी होगी। उसने आपको कहा आपके पास एक मास है एंड द मास इज 5000 ग्राम्स, 5000 ग्राम्स को किलोग्राम में करें तो इट वुड बिकम 5 kg, और उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है कितनी, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताएं कि इस बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही होगी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, 9th क्लास के बच्चे भी कर लेंगे। F इज इक्वल टू m में मैस उसको उसने आपको बताया 5 kg, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, 5 10 50। तो आपके पास कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो इसको यहाँ पर आप मार्क कर लें 50 न्यूटन। एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और एमसीक्यू भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपने याद रखनी है। तो एक ऐसी लाइन जो अर्थ को बिल्कुल सेंटर में से काट रही हो उसको बोलते हैं इक्वेटर। आपने याद रखना है कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू, मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन पोल्स। यानी पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है जबकि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू 9.8 होती है और ये वाले इलाके नॉर्थ और साउथ पोल्स, ये दोनों पोल्स हैं, और यहाँ पर जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी। अगर मैं पोल से इक्वेटर की तरफ जाऊं, इक्वेटर पे 9.8, पोल पे 10, तो 10 से 9.8 की तरफ वैल्यू ऑफ जी क्या होती है इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है। 10 से 9.8 होगी ना, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लगाएंगे डिक्रीज। आगे है 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। आपके पास दो फोर्सेस लग रही हैं 20 न्यूटन और 10 न्यूटन। तो कहता है जी 2 kg का मास है, बताएं मिनिमम एक्सेलरेशन कितना पैदा हो सकता है यहाँ पर। चलें कैलकुलेट करें जी इसको। जी तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है और इस बॉडी का मास m है 2 kg, और इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं। मान लेते हैं एक फोर्स इधर को लग रही है 20 न्यूटन और एक फोर्स इधर को लग रही है, इसको कह देते हैं 10 न्यूटन। तो कहता है बताएं कि मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी। मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए मुझे सबसे पहले मिनिमम फोर्स चाहिए, और मिनिमम फोर्स तब होगी जब 20 माइनस होगा 10 से, तो आएगा 10 न्यूटन। ये 20 इधर को और वो 10 इधर को, तो दोनों नेगेटिव माइनस हो जाएंगी, तो इनको माइनस करके आंसर आता है 10 न्यूटन। ये मिनिमम फोर्स है। अब आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एम। एफ कितना है 10, बॉडी का मास कितना है 2, यहाँ से आप इसको काट दें, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 सॉरी केजी नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास जहाँ पर भी 5 हो, ये आपके पास है 5 डेल्टा ऑप्शन। ये आपके पास टोटल 14 न्यूमेरिकल्स थे और ये न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 1 था। अगले 14 न्यूमेरिकल्स टोटल 80 हो जाएंगे, ये हम अगली वीडियो में करेंगे जो कि पार्ट 2 की वीडियो होगी। और अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू समझ आए तो लाइक कर दें, के साथ वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दें, और साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को तो वो भी कर सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।